नमस्ते बच्चों। आज परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ हम पढ़ेंगे पानी। वर्षा 3 से 4 महीने होती है और हमें वर्ष भर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें पानी का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए यह हमें सभी को पता है। अभी आगे हम देखेंगे पानी का प्रदूषण। जब हम यह प्रयोग करके देख सकते हैं कि वर्षा होते समय खुली जगह पर अगर हमने बर्तन रखे तो पानी उसमें इकट्ठा होता है और वह हमें साफ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन वही ज़मीन पर जब गिरता है तो उसे अगर हमने इकट्ठा करने की कोशिश की तो उसमें हमें अनेक अशुद्धियाँ मिली हुई दिखाई देगी। पानी में अनेक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं और इसकी वजह से पानी अशुद्ध हो जाता है। और यह गंदा अस्वच्छ पानी जो है उसमें अनेक हानिकारक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। नदियाँ, सरोवर, ये जो पानी के स्रोत हैं यह हमारे लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन यह पानी इसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती है उसको शुद्ध करना ज़रूरी होता है। अब जो हमारे घर से निकलने वाला धोवन जल है, जो अशुद्ध जल है, उसका निपटारा हमें कैसे करना चाहिए? तो गांवों से तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में उसे छोड़ दिया जाता है। निवासी इमारतों से, उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदे जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है और इसमें कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होते हैं। तो इस गंदे पानी के द्वारा रोगों का प्रसार होता है। इसमें सूक्ष्मजीव होते हैं। कारखानों का जो गंदा पानी होता है उसमें विषैले पदार्थ होते हैं और यह पूरा दूषित जल जैसे का तैसा अगर जल के भंडार में हमने छोड़ दिया तो वह जल प्रदूषित हो जाएगा। ऐसा पानी पीने के लिए अथवा कुछ अन्य कार्य के लिए भी हम उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए धोवन जल पर एक प्रक्रिया करके उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखाने के स्वामियों पर लागू की गई है। इसी प्रकार गाँवों के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है और ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है। नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से कुछ अंश में शुद्धिकरण होता है। इसके अतिरिक्त गाँव को पानी की आपूर्ति करने के पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ होगी तो उसकी शुद्धिकरण करने पर ही उसे छोड़ा जाता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जलचरों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो यह जो है इसलिए नदियों का पानी भी हमें क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। तो पानी के शुद्धकरण की एक प्रक्रिया यहाँ पर बताइए जो हम घर में बैठे बैठे एक प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उस बोतल को हमें 2 हिस्सों में काट देना है। तो जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, एक आकृति दिखाई दे रही है कि ऊपर का जो उसका हिस्सा है, मतलब बोतल के ऊपर का ढक्कन निकाल कर उसकी जगह पर एक कपड़ा बांध देना है और उसको उल्टा करना है और उसमें हमें उस कपड़ा बांधने के बाद उसके ऊपर फिर हमें कोयले का चूर्ण डालना है। उसके अंदर हमें कोयले का चूर्ण डालना है, फिर महीन बालू डालनी है और फिर मोटी बालू डालनी है और उसके ऊपर फिर हमें गंदला पानी उसके ऊपर डाल देना है। अब उस बोतल को जब हम नीचे वाले आधे टुकड़े के हिस्से पर रख देंगे तो वह पानी निथर जाएगा और नीचे हमें बोतल में जो शुद्ध पानी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अभी जैसे कि पानी तो हमें स्वच्छ दिखाई दे रहा है, जो मटमैला पानी था वह साफ़ हो गया, लेकिन वह सिर्फ साफ़ हो गया, उसमें जो सूक्ष्म जीव है वह नष्ट नहीं हुए। देखो हम कई बार बीमार भी हो जाते हैं तो हमें पहले डॉक्टर क्या बताते हैं कि हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो पानी को जब हम 10-15 मिनट उबालेंगे तब उसमें स्थित जो जीव जंतु है वह नष्ट हो जाएंगे, जो रोग जंतु है वह नष्ट हो जाएंगे और यह पानी हमें पीना चाहिए। तो इस प्रकार पानी को हम घर में
शुद्ध कर सकते। अभी देखो बच्चों, हम जहाँ पर भी कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें रेल स्टेशन, बस अड्डे पर कई स्थानों पर पानी की बोतल वहाँ पर बेचने के लिए वहाँ पर रखी होती है। तो हमें पता है कि जब भी कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर डेट होती है और उस तारीख को हमें पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे कि पानी की बोतल पर भी छपा रहता है कि बोतल में पानी कब भरा है और इस पानी का कब तक हमें उपयोग करना चाहिए। तो पानी को खरीदते समय यह जानकारी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए और पानी खोलने के बाद उसे पूरा समाप्त कर देना है और समाप्त हो जाने के बाद बोतल को कहीं पर उसका निपटारा करना चाहिए, मतलब उसका फिर से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर लिखी हुई तारीख जो है वो हमें पढ़नी चाहिए। अब देखो, सार्वजनिक जो जल शुद्धिकरण केंद्र होते हैं वहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं की जाती है। जैसे कि हम घर में तो पानी को शुद्ध करते हैं अपने खुद के लिए, तो उसके लिए हम पानी को 10-15 मिनट जब उबालते हैं तब वह पानी शुद्ध हो जाता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन अगर गाँव के लिए, शहरों के लिए पानी को शुद्ध करना है और शुद्ध करके छोड़ना है तो वहाँ पर उसके लिए कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है? तो सबसे पहले है कि निथारना। गांव के जल स्रोत से लाया हुआ पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं, तो इसे ही कहा जाता है निथारना, यह प्रक्रिया। उसके बाद ऑक्सीजन, यह पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं और फिर हवा की ऑक्सीजन पानी में मिश्रित हो जाती है। उसी प्रकार आगे और एक प्रक्रिया है, छन्नक यंत्र द्वारा पानी छोड़ा जाता है। उसी के बाद आगे है निर्जंतुकीकरण, तो क्लोरीन को मिश्रित करके पानी का निर्जंतुकीकरण करते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ गाँव में, जो शहरों में जो पानी छोड़ा जाता है तो उसके लिए जल शुद्धिकरण केंद्र में यह प्रक्रियाएं की जाती है। अब आगे हम देखेंगे अकाल। तो वाष्पीभवन के द्वारा जमीन पर जितने भी पानी के स्रोत है उस पानी की निरंतर भाप होती रहती है, उसका भाप में परिवर्तन होता रहता है। और कई जगहों पर हम देखते हैं कि वर्षा नहीं होती, तो जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ का जो क्षेत्र है वह सूख जाता है, ज़मीन भी शुष्क हो जाती है, पशु पक्षियों के लिए पानी की कमी होती है और खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता, तो इसे ही हम कहते हैं अकाल। तो अकाल यह प्राकृतिक आपदा है। अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना भी कठिन हो जाता है और अपने राज्य, देश, विश्व के लिए किसी भी भाग में अकाल पड़ने जैसी स्थिति के बारे में हम सुनते हैं। तो जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। अब हमें पता है कि जहाँ पर अकाल होता है वहाँ के जो प्राणी हैं उन प्राणियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और वहाँ पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इसकी आपूर्ति की जाती है और इस तरह प्राणियों की वहाँ पर देखभाल की जाती है। अब आगे हम देखेंगे जल प्रबंधन। जल प्रबंधन किसे कहते हैं? तो वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी उपलब्ध होता रहता है, लेकिन पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं होती, तो कुछ महीने वर्षा होती है। तो यदि हम उस पानी को इकट्ठा करके रखेंगे उसे ही कहा जाता है जल प्रबंधन। वर्षा के जल को रोकना सीखो, रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बरसात का जो पानी होता है उसे रोकना पड़ता है, तो पानी के रोकने के लिए हमें उसका ज़मीन में रिसाव करना आवश्यक होता है। भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है, साथ साथ कुओं में भी पानी भर जाता है और खेती करना भी संभव हो जाता है। तो इसलिए हमें पानी को हमें उसका रिसाव करना चाहिए। ज़मीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और जहाँ पर बांध बनाना संभव नहीं होता वहाँ पर तालाबों का निर्माण किया जाता है। ढलानों पर छोटी छोटी मेड़ बनाई जाती है, आड़ी नालियाँ खोदी जाती है। गाँव में झरने, नाले इत्यादि पर छोटी दीवारें बनाकर पानी को रोका जा सकता है।
कुछ स्थानों पर नदी के पास में कुएं खोदकर वहां पानी का संग्रह करने की व्यवस्था की जाती है। कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसात का जो पानी है वह पनारों की सहायता से आंगन में रखी टंकियों में हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, संचित किया जा सकता है। हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट छाट के साथ करना चाहिए। अधिक से अधिक हम उपयोग करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ बरसाती पानी को रोककर भी हम उसका हम रिसाव कर सकते हैं। अभी जैसे कि घरों की जो छत है उसके ऊपर जो पानी गिरता है तो उसको हमने अगर एक टंकी में इकट्ठा किया तो हमें बरसात के बाद भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है जल प्रबंधन। पानी यह जीवन है और इसलिए पानी को रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझकर करो। तो इस तरह पानी को रिसवाना है, पानी को संचयित करना है और उसका उपयोग काट छाट करके ही हमें करना आवश्यक है। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा है। पानी में सजीवों के लिए घातक पदार्थों के घुलने पर पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए हमें पानी को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। जल भंडारों को प्रदूषण से बचाने के लिए उनमें दूषित जल छोड़ने से पहले उस पर कई प्रक्रियाएं की जाती है। मतलब जो दूषित जल होता है उस पर प्रक्रिया करने के बाद उसको पानी में छोड़ा जाता है, जल भंडारों में छोड़ा जाता है। पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए पदार्थों को अलग अलग किया जाता है और साथ साथ पानी का निर्जंतुकीकरण मतलब रोगाणुरहित किया जाता है। दीर्घकाल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। तो अकालग्रस्त क्षेत्रों में मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अकाल का आघात होता है। पानी को रोककर, रिसाव कर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में भी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। तो इस तरह बच्चों, हमें पानी का उपयोग कम से कम करना चाहिए, काट छाट करके करना चाहिए। दूषित जल को हमें स्वच्छ पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।